जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एनके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम साइकोलॉजी की ये डेमो क्लास दूसरी क्लास चला रहे हैं, जिसमें कल हमने साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है उसका इतिहास समझाया था आपको। उसका इतिहास 4 भागों में बांटा गया है और किससे उस मनोविज्ञान का क्या क्या नाम, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, कभी चेतना का विज्ञान, कभी व्यवहार का विज्ञान, जो अब चल रहा है वो व्यवहार का ही विज्ञान चल रहा है। यहाँ तक हमारी बात कल हो चुकी थी। इसमें व्यवहार के विज्ञान में जेबी वाटसन ने होपिंग नाम की एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में थी, जिसमें व्यवहारवाद की नींव रखी। आज हम जो लेकर चल रहे हैं रॉबर्ट गैने एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे कोई ना कोई क्वेश्चन हर हाल में आपको यूपी टेट के पेपर में देखने को मिलेगा। हर बार इनसे कभी इनके सिद्धांत से 9 शिक्षण सिद्धांत जो इन्होंने दिए हैं शिक्षा के, या 8 चरण सोपान की जो सिद्धांत सोपान की चरण इन्होंने दिए हैं, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन या स्मृति बोध स्तर, चिंतन स्तर, इस तरह से कहीं से न कहीं से इनके स्तरों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो शिक्षण के 3 स्तर दिए गए हैं शिक्षा के, वो पॉलिंग विंगी ने उनका नामकरण किया था। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको बताऊंगा, इनके बारे में समझाऊंगा। रॉबर्ट गैने को हम लेकर चल रहे हैं। रॉबर्ट गैने एक मोस्ट इंपोर्टेंट वैज्ञानिक है, हर बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं पॉइंट बनाकर आपको इनके संबंध में लिखवा रहा हूँ। इनकी एक पुस्तक है लर्निंग कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है इनकी, जिसके लेखक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये पुस्तक कई बार आ चुकी है, पिछली बार जूनियर के पेपर में भी ये पुस्तक आई थी रॉबर्ट गैने की। इसमें पूछा जाता है कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, गैने उसमें ऑप्शन था और गैने की ये पुस्तक है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ इनके संबंध में। देखिए, गैने की नंबर 1 पॉइंट मैं इसमें लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक। कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा ही ये क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में गैने, रॉबर्ट गैने पूरा नाम नहीं मिलता इनका, केवल गैने ऑप्शन में मिलता है। आप वहां पर गैने लगाएंगे। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में मैं लिख रहा हूं शिक्षण के 9 चरण इन्होंने दिए हैं। शिक्षण के 9 चरण, शिक्षण के 9 चरण किसके हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षण के 9 चरण किसके हैं, ये गैने के हैं। शिक्षण के 9 चरण कौन कौन से हैं, 9 चरण ये क्या है, इनके संबंध में मैं आपको लिखवाऊंगा और बताऊंगा। आगे पॉइंट है इनका, अगले पॉइंट में श्रेणीबद्ध अधिगम, श्रेणीबद्ध अधिगम का सिद्धांत तथा अधिगम सोपान की का सिद्धांत, या चरण के नाम से भी इन्हें जानते हैं हम, चरण। अधिगम सोपान की का सिद्धांत किसने दिए, या अधिगम के चरण किसने दिए, श्रेणीबद्ध अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट गैने ने। एक एक लाइन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इन सब का जवाब गैने होगा, जो एक क्वेश्चन में बनाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका अगला पॉइंट है
ये भी पूछा जाता है कि गैने कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। गैने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। गैने जो है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ऐसा भी पूछा जाता है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो गैने कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये चार चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट गैने हैं। शिक्षण के 9 चरण किसने दिए, गैने ने दिए हैं। इसका भी ये जवाब है। श्रेणीबद्ध अधिगम का सिद्धांत तथा अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, ये चरण किसने दिए, गैने ने दिए। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। गैने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर आता है कि गैने कहाँ के वैज्ञानिक थे या कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऐसे पूछा जाता है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो उसमें अमेरिकी थे, स्विट्जरलैंड, इस तरह से और भी ऑप्शन उसमें बनाकर दिए जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन सब का जवाब गैने हैं। और हम इसे लेकर चल रहे हैं पहले शिक्षण के 9 चरण। इन्होंने शिक्षण के 9 चरण दिए हैं और कौन कौन से चरण हैं, पहले इनके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षण के 9 चरण। शिक्षण के 9 चरण, हम पहले इसे लेकर चल रहे हैं। शिक्षण के 9 चरण क्या क्या है। सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना, इस तरह से इन्होंने चरण दिए हैं। शिक्षण के 9 चरण। नंबर 1, 9 में लिखने हैं ध्यान आकर्षित करना। दूसरे नंबर में है शिक्षण का उद्देश्य बताना, उद्देश्य बताना। तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर है इसमें पूर्व ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना। 4 नंबर है उद्दीपक प्रस्तुत करना। 5वां नंबर है अधिगम के लिए मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना। 6ठे नंबर पर है प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना। इन सब के बारे में मैं भी आपको समझाऊंगा। प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है प्रतिपुष्टि देना, प्रतिपुष्टि देना। 8 नंबर में प्रदर्शन का आकलन करना, प्रदर्शन का आकलन करना। 9वें नंबर पर है ज्ञान या सीखे गए अधिगम को स्थिर बनाना। देखिए ये हमारे पास 9 चरण हैं जो हमें दिए गए हैं। शिक्षण के 9 चरण। पहला क्या है, ध्यान आकर्षित करना। जब हम शिक्षण की शुरुआत करते हैं कक्षा में, एक अध्यापक शिक्षण की शुरुआत करता है
तो शिक्षण को ऐसे रोचक तरीके से स्टार्ट करना चाहिए जिससे कक्षा में बैठे सभी बच्चों का ध्यान शिक्षक की ओर आकर्षित हो। शिक्षक जो हमें बोर्ड पर सिखा रहा है, जो हमें समझा रहा है, जो बच्चे को शिक्षक बता रहा है, वो उसका ध्यान बोर्ड की तरफ आकर्षित होना चाहिए बालक का। ऐसे रोमांचक ढंग से हम उसे शिक्षण स्टार्ट करें, इस तरीके से बताएं कि बालक के आसपास से जोड़कर या बालक उसमें रुचि ले, जिससे बालक उसमें कुछ ना कुछ समझ सकता हो, ऐसा शिक्षण स्टार्ट करना चाहिए। जब बालक को हम उसके लेवल से, उसके अनुसार, जो बालक जानता है उसके अनुसार शिक्षण स्टार्ट करेंगे तो बालक का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होगा। जो हम बोलेंगे बालक उसे ध्यान से सुनेगा। बालक जब ध्यान से सुनेगा तो हमें वो उसमें सीखेगा। जब वहां पर वो सीखेगा, फिर दूसरे नंबर पर शिक्षण का उद्देश्य बताना। शिक्षण क्या है, इस शिक्षण से क्या लाभ हो सकता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। इस तरह से जब बालक का ध्यान आकर्षित हो जाए, बालक का ध्यान आकर्षित होने के बाद अध्यापक की ओर जब बालक का ध्यान आकर्षित होता है, हम रोमांचक तरीके से बालक को पढ़ाते हैं, उसकी भाषा में उसे पढ़ाते हैं, तो बालक को फिर हम उसके उद्देश्य के बारे में बताते हैं। यदि आप इसे सीखेंगे तो आप ये कर सकते हैं, या बालक का शिक्षण का उद्देश्य क्या है उसके संबंध में हम बालक को बताते हैं। तीसरा, पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब हम उसका ध्यान आकर्षित करें और उसे उसके संबंध में बता दें, उसके बाद उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ें। जैसे बच्चे ने अपने आसपास कोई पेड़ या कोई जानवर देखा है, किसी जानवर को देखा है, उसने सिर्फ उससे जोड़कर बताएं कि इस दूसरे जानवर को, जैसे बच्चे ने कुत्ता देखा है, फिर उसे बिल्ली के बारे में बताएं कि बिल्ली की भी 4 टांगे होती हैं। उन दोनों में अंतर करवाना सिखाएं कि कुत्ता भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली का आकार छोटा होता है, कुत्ते का आकार बड़ा होता है। इस तरह से उसके पूर्व ज्ञान जो बालक ने पहले देखा है उसके संबंध से जोड़कर अगला ज्ञान बालक को बताया जाना चाहिए। उससे बालक का ध्यान भी आकर्षित रहता है, बालक के सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, उसका ध्यान और भी ज्यादा आंख की तरफ केंद्रित होगा। इस तरह से बालक को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। जो बालक पहले सीख चुका है, जो सीखा हुआ है, जो अपना अनुभव लेकर आया है, उसके साथ साझा कर बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। उद्दीपक प्रस्तुत करना, जब बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए, उसके सामने ऐसा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए कि वो उससे संबंधित जोड़कर उसे पढ़ाया जाए, जिससे बालक बताए कि है ना, हाँ मैंने ऐसा देखा है, इसके साथ ऐसा होता है, इसकी 4 टांगे होती हैं, इसकी भी 4 टांगे होती हैं, ये दूध देती है, ये नहीं देता। इस तरह से जानवर को ही ले लें या किसी पेड़ पौधे पक्षी को लेकर उसके संबंध में उसके सामने उद्दीपक प्रस्तुत करें। अधिगम के लिए मार्गदर्शन करना, बच्चे का अधिगम के लिए मार्गदर्शन करें, जिससे बालक अधिगम के लिए तैयार हो, उसे सीखे, बालक उससे भागे ना, बालक डरे ना। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि क्लास में अधिगम के लिए डरते हैं, जब हम उन्हें डांटेंगे फटकारेंगे तो वो डरेंगे। बालक का मार्गदर्शन किया जाए, उसे शाबाशी दी जाए, उससे क्वेश्चन कर उसे डांटा फटकारा नहीं जाना चाहिए, तो उसका मार्गदर्शन होगा। जब आप उसे कहेंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप में बहुत क्षमता है, आप ये कर सकते हैं, इस तरह से बालक का मार्गदर्शन होता है। प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना, बालक को हमने कुछ पढ़ाया, फिर उसके बाद जब बालक से जानकारी करी हमने, तो बालक ने हमारे सामने और भी अच्छा प्रदर्शन किया या खराब प्रदर्शन किया, लेकिन हम उस बालक को अगर उसने गलत भी बताया है, डांटेंगे नहीं, उसे शाबाशी देंगे। जब शाबाशी देंगे तो बालक प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित होगा तो फिर वो अगले दिन और भी बेहतरीन करने की बात करेगा या सोचेगा कि मैंने कल ऐसा बताया था, आज मैं इस चीज को ऐसे सुनाऊंगा या ऐसे समझाऊंगा। इस तरह से आप उस बालक को प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ना कि हतोत्साहित करेंगे। और सीटेट में, जो सीटेट होता है हमारा, उसमें प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड होता है और हतोत्साहित करना निगेटिव वर्ड होता है। पॉजिटिव जहां पर हतोत्साहित होता है वो निगेटिव क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि नहीं पूछता है कि निम्न में से क्या नहीं करेंगे तो उसका आंसर वो होगा, और करेंगे तो प्रोत्साहित होगा, ऐसा पूछा जाता। प्रतिपुष्टि देना, जब बालक हमारा प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित होगा, वो हमें अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगा, हम उसकी प्रतिपुष्टि देंगे कि तुमने ऐसा किया, शाबाश, या इस तरह से पेट थपथपाना,
इस तरह से हम उसे पुरस्कार नहीं देंगे। पुरस्कार देना एक लालची बनाना होता है बालक को। पुरस्कार दें, परंतु पुरस्कार ऐसा दें जिससे बालक की आदत खराब ना हो। उसे पुष्टि देकर शाबाशी या तुमने इतना अच्छा किया, इस तरह से आप उससे कहकर कह देते हैं। प्रदर्शन का आकलन करना, फिर उसका प्रदर्शन का आकलन करें कि बालक ने किस हद तक ठीक किया गया, उसका आकलन करें। और बाद में ज्ञान या सीखे गए अधिगम को स्थिर बनाना। जब बालक ये इन 9वें चरण पर आएगा, इन सबको पार कर कर, तो उसने जितना भी सीखा है, जो बालक ने सीखा, उस सीखे गए ज्ञान को स्थिर बनाएगा। बालक का ज्ञान स्थिर बनाएंगे, बालक का ज्ञान स्थिर होगा तो वो अधिगम के लिए परफेक्ट बनेगा, अधिगम के लिए एक अच्छा बालक बनेगा जब वो अधिगम को स्थिर बना लेता है। क्योंकि जो सीखा, इन 9 चरण पार करने के बाद ज्ञानी के जो चरण हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। बालक इन सब चरणों से पार होकर तब अपने ज्ञान को स्थिर करता है। कोई भी चरण ऐसा नहीं है जिसे हम सीख कर जाएं और सीख सकते हैं। ज्ञानी के इन चरणों में से कोई ना कोई पूछा जाता है कि ज्ञानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर किसका चरण है या किसने दिया, ये कथन किसका है? रावट ज्ञानी का है, रावट ज्ञानी ने ये चरण दिया था। शिक्षण के 9 चरण किसके हैं? ज्ञानी के हैं। सबका जवाब ज्ञानी है। और मैंने जो लाइन ये लिखी है इनमें एक एक क्वेश्चन बनता है, इसी तरह से इन क्वेश्चनों का जवाब सबका ज्ञानी है। और ज्ञानी के मोस्ट इंपोर्टेंट चरण है। आगे इनके अधिगम सोपानकी के चरण है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। इसी तरह से अधिगम सोपानकी के चरण है। ज्ञानी के जो 8 चरण हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन की सोपानकी के कितने चरण हैं और शिक्षण के कितने चरण हैं या कितने सिद्धांत हैं। इस तरह से क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। मैंने तीसरे नंबर पर लिखा था, दूसरे नंबर पर शायद ये श्रेणीबद्ध अधिगम के सिद्धांत या अधिगम सोपानकी, अधिगम सोपानकी के चरण या हम सिद्धांत भी कह सकते हैं, चरण या सिद्धांत एक ही बात है। ऐसे पूछा जाता है। अधिगम सोपानकी के चरण कितने चरण हैं? अधिगम सोपानकी के 8 चरण हैं जो ज्ञानी ने बताए हैं। अधिगम सोपानकी के निम्नलिखित 8 चरण हैं। अधिगम सोपानकी के निम्नलिखित 8 चरण हैं जिन्हें हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है संकेत अधिगम, नंबर 1 है संकेत अधिगम, संकेत अधिगम। दूसरे नंबर पर है उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, अधिगम। तीसरे नंबर पर है श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम। 4 नंबर है साहचर्य निर्माण, साहचर्य निर्माण। 5 नंबर पर है विभेदन, विभेदन होता है, विभेदन, विभेदन अधिगम, अधिगम। 6 नंबर पर है संप्रत्याय निर्माण, संप्रत्याय निर्माण। और 7 नंबर पर है सिद्धांत अधिगम, अधिगम।
8 नंबर है समस्या समाधान। समस्या समाधान, ये श्रेणीगत अधिगम के सिद्धांत या अधिगम सोपानकी के सिद्धांत हैं। ये हमें दिए गए हैं जो 8 सिद्धांत हैं। 8 चरण किसने दिए हैं अधिगम सोपानकी के? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम सोपानकी के चरण किसने दिए हैं? 8 चरण गैने ने दिए हैं। अधिगम सोपानकी के 8 चरण रॉबर्ट गैने ने दिए हैं। अधिगम सोपानकी के निम्नलिखित 8 चरण हैं जो मैंने लिखे हैं। संकेत अधिगम, अधिगम करते समय पहले संकेत दिखाते हैं। संकेत का पता होना चाहिए कि हम किसके संबंध में बात कर रहे हैं। ऐसा संकेत हम दिखाएंगे जिसे हम चिन्ह संकेत जो होता है सिंबल के संबंध में हम बताएंगे। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जब उद्दीपक होगा उसके साथ अनुक्रिया होगी तो बच्चा सीखेगा। उद्दीपक होगा, उद्दीपक से अनुक्रिया करेंगे तो सीखा जाएगा उससे। श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम ये है कि जो सीखने का क्रम होता है वो एक क्रम में चलता है। श्रृंखला अधिगम जो यहाँ पर लिखा है 30 नंबर पर, इनमें जो 8 चरण दिए हैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और कोई ना कोई पूछा जाता है श्रृंखला अधिगम क्या है, श्रृंखला अधिगम किसका चरण है। अधिगम सोपानकी के 8 चरणों में से एक चरण है जो रॉबर्ट गैने ने दिया था। श्रृंखला अधिगम, जो अधिगम किया जाता है अधिगम श्रृंखला के अनुसार किया जाता है। साहचर्य निर्माण, दूसरा है विभेदन अधिगम, संप्रदाय निर्माण, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान। लास्ट में 8 नंबर पर जो भी समस्या होती है 8 नंबर पर किया जाता है समस्या समाधान। समस्या को हल करें, जब हल ना हो तो इसमें 8 नंबर पर समस्या का समाधान किया जाएगा। ये 8 चरण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चरण हैं रॉबर्ट गैने के, जो अधिगम सोपानकी के 8 चरण हैं। मैं जो आपको ये लिखवा रहा हूँ ये डेमो क्लास चल रही है। जो भी भाई बहन हमारे यहाँ पर MK स्टडी में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने के इच्छुक हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मैं आपको पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ, इनके संबंध में सबके जानकारी पूर्ण रूप से इनके और भी गहराई से लिखवाया जाता है वहाँ पर, लेकिन आते इनमें से ही है ज़्यादातर। जो ये हम पढ़ा रहे हैं इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जो मैं पॉइंट बनाकर लिखवा रहा हूँ। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। रॉबर्ट गैने का जितना मैं लिखवा रहा हूँ आप जिस दिन पेपर हो देख लेना मेरी क्लास से, दूसरे नंबर की क्लास है और एक मैंने कल पढ़ाई थी उस क्लास को देख लेना आप। इन दोनों क्लास से मनोविज्ञान के इतिहास से उसमें से क्वेश्चन और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो इनमें से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर इन दोनों क्लासों में से जो पढ़ा रहा हूँ या आगे पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, ये बिल्कुल मेरा दावा है। आप देख सकते हैं जिस दिन पेपर हो, ये गारंटी से। आगे हम लेकर चल रहे हैं, देखिए इसमें शिक्षण के स्तर, लेवल और टीचिंग, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन सा स्तर है या नहीं है? शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर, ये शिक्षण के स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं शिक्षण के? शिक्षण के 3 स्तर जिनका नामकरण पोलिंग विंगी ने किया था। स्मृति स्तर होता है, बोध स्तर होता है और चिंतन स्तर होता है। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। जैसे चिंतन स्तर है, ये बहुत सूक्ष्म छोटे स्तर का चिंतन स्तर होता है जिसमें बालक को किसी वस्तु के बारे में बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे वो आसानी से सीख सकता है। निचली कक्षाओं के लिए ये शिक्षण होता है। पहले हम इसके संबंध में जानकारी करेंगे। किसी भी प्रकार के शिक्षण के लिए 3 स्तर होते हैं।
किसी भी प्रकार के शिक्षण के लिए 3 स्तर होते हैं। इन तीनों स्तरों का नामकरण पॉल बिंगी ने किया है। पॉल बिंगी ने किया है, जो निम्न है। किसी भी प्रकार के शिक्षण के लिए 3 स्तर होते हैं, और इन जो 3 स्तर दिए गए हैं, चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, उल्टा हो गया, स्मृति स्तर पहले है, फिर बोध स्तर है, और लास्ट में चिंतन स्तर है। लास्ट में होता है चिंतन स्तर। इन तीनों को जो नामकरण है ये पॉल बिंगी ने किया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है इसमें स्मृति स्तर। नंबर 2 है बोध स्तर। और तीसरे नंबर पर है चिंतन स्तर। हम इन तीनों के बारे में, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। रॉबर्ट गैनी से 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो निश्चित आना ही है हर वैज्ञानिक से। जो ये मनोवैज्ञानिक है रॉबर्ट गैनी, इनसे चाहे यूपी प्राइमरी स्तर में या उच्च स्तर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, और यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी में भी और जूनियर में भी। देखिए, पहले हम लेकर चलते हैं स्मृति स्तर को। शिक्षण का स्मृति स्तर, इसके संबंध में पढ़ेंगे हम पहले। शिक्षण का स्मृति स्तर। शिक्षण का नंबर 1 हमने अभी लिखा है, शिक्षण का स्मृति स्तर। इसके संबंध में पढ़ेंगे हम, शिक्षण के स्मृति स्तर के संबंध में। देखिए क्या होता है, पॉइंट बनाकर मैं इसमें लिखूंगा। नंबर 1 यह है शिक्षण का सबसे निचला स्तर होता है। यह शिक्षण का सबसे निचला स्तर होता है। दूसरा नंबर है इसको विद्यार्थियों को निचली कक्षा में सूचनाओं को याद कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, या सूचनाओं को याद कराया जाता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में इस स्तर के 5 चरण, इस स्तर के 5 चरण हैं, जो हार्वर्ड द्वारा दिए गए हैं। इसलिए
हर्बट द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इसे हर्बट की पंचपदी प्रणाली, पंचपदी, हाँ ये है, पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। इसे हर्बट की पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। एक पॉइंट और इसमें मैं लिखूंगा, नंबर 4 पॉइंट है NCERT की पाठ्य योजना हर्बट की पंचपदी प्रणाली पर ही बनाया गया है। देखिए स्मृति स्तर है, और स्मृति स्तर को 5 पदों में बांटा है। किसने बांटा है? शिक्षण का स्मृति स्तर, यह शिक्षण का सबसे निचला स्तर है जो छोटी कक्षाओं में बच्चों को सूचनाओं को याद कराने के लिए, या जिससे सूचनाओं को समझाया जाता है, जिससे सूचनाओं के संबंध में बताया जाता है, इसे छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है शिक्षण के स्मृति स्तर को। यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यह शिक्षण का सबसे निचला स्तर होता है। इसको विद्यार्थी को निचली कक्षा में सूचनाओं को याद कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस स्तर को 5 स्तर के 5 चरण हैं जो हर्बट द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इसे हर्बट की पंचपदी प्रणाली भी कहा जाता है। एनसीईआरटी की पाठ्य योजना हर्बट की पंचपदी प्रणाली पर ही बनाया गया है। एनसीईआरटी की जो पाठ्य योजना है वो भी हर्बट की पंचपदी प्रणाली पर बनाया गया है। पंचपदी प्रणाली क्या होती है? इन्होंने इसे 5, हर्बट ने जो है इसे पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि हर्बट द्वारा दिए गए हैं, और इसने 5 चरण हैं। इस स्तर के हर्बट के कितने चरण हैं? 5 चरण हैं, जिन्हें मैं लिखवा रहा हूँ। इनका कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है कि इनका सही क्रम क्या है, क्वेश्चन में दिए जाते हैं, या चौथे इस नंबर पर कौन सा आता है, 5वें नंबर पर कौन सा आता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि स्मृति स्तर तथा बोध स्तर दोनों में जो चरण समान होते हैं वो कौन सा चरण है या कौन सा स्तर है, ऐसा भी पूछा जाता है। और आप देखना दोनों में कौन सा होता है। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। स्मृति स्तर के चरण, स्मृति स्तर के चरण क्या होते हैं? स्मृति स्तर के चरण देखिए, नंबर 1 इसमें होता है तैयारी। दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण। तीसरे नंबर पर होता है तुलना। चौथे नंबर पर होता है सामान्यीकरण, और 5वें नंबर होता है अनुप्रयोग। ये 5 चरण हैं जो इसमें स्मृति स्तर में बताए गए हैं। इन 5 चरणों के संबंध में इसमें बताया गया है स्मृति स्तर में। देखिए, ये पहले तैयारी करना। जब हम किसी भी चीज की योजना बनाते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं? पहले तैयारी करेंगे। किसी की भी योजना बनाने के लिए हम उसकी क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तैयारी करेंगे, फिर हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे कि हमें इसमें ये करना है। फिर हम उसकी तुलना करेंगे, क्या उसमें सही है, क्या उसमें गलत है। फिर
सामान्यीकरण, उसका सामान्यीकरण करेंगे और सामान्यीकरण करने के बाद उसका अनुप्रयोग करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। फिर देखिए इनमें पूछा जाता है कि दोनों में एक सा क्या है, तो दोनों में अभी मैं आगे लिखवाऊंगा प्रस्तुतिकरण दोनों चरणों में समान होता है। जो प्रस्तुतिकरण है ये दोनों चरणों में समान होता है और इसका क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन बना देगा। पहले में ये तैयारी है, दूसरे में इस तरह से दिया जाता है तुलना, ये सीटेट में भी पूछा जाता है, तुलना दिया, या सामान्यीकरण पूछा गया। फिर आपको दिया गया इसमें अनुप्रयोग और लास्ट में दिया गया इसमें प्रस्तुतिकरण। इस तरह से पूछा जाएगा। हर बार कुछ ना कुछ अलग लगा देगा, लेकिन जो सही होगा सही क्रम में तो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें ऐसे याद करें। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर तैयारी करना, तैयारी है, प्रस्तुतिकरण, तुलना, और इसमें चौथे नंबर पर होता है सामान्यीकरण। लास्ट नंबर पर जो दिया गया है ये अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग। तीसरे नंबर पर आपको सही पहचानना है, सही क्या है। ऐसा भी हो सकता है लास्ट में अनुप्रयोग आता है, ऐसा क्वेश्चन बना दे, शुरू में तैयारी करना ही है, ये भी ऐसा ही लिखा, ठीक। प्रस्तुतिकरण, केवल इन दोनों में फेरबदल कर दिया, सामान्यीकरण, और यहां पर कर दिया तुलना, और लास्ट में अनुप्रयोग ही रहा, अनुप्रयोग। आपको 2 ऑप्शन जो मिलते हैं, एक और मैं पहले यहाँ पर लिख दूं, जवाब तब आपको मैं समझाऊंगा। मैंने सब में शुरुआत बिल्कुल सही ली है, जो शुरुआत में दिए गए हैं तो मैंने सही लिया है बिल्कुल। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण ये लिख लेते हैं, यहाँ पर सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, और यहाँ पर होगा तुलना, और ये आएगा अनुप्रयोग। जब भी हम क्वेश्चन को करते हैं तो आप क्वेश्चन में कंपेयर करें। देखिए इसमें तीनों में अनुप्रयोग आता है, तीनों में अनुप्रयोग है, और यहाँ पर शुरू में सभी में मैंने तैयारी से स्टार्ट किया है। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिन्हें में हमें छांटने की जरूरत है। पहला ऑप्शन लिया गया है, पहला ऑप्शन तुलना, तैयारी के बाद प्रस्तुतिकरण आता है, पहला ऑप्शन देखते ही यदि आपको याद है तो, और लास्ट में अनुप्रयोग आता है। ये ऑप्शन बिना किसी भी टेंशन के गायब हो रहा है, ये कट रहा है, क्योंकि दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण और लास्ट में अनुप्रयोग, इसमें लास्ट में अनुप्रयोग नहीं दिया गया, ये ऑप्शन काट दिया गया। इसी प्रकार से जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ये तो है ही, और थर्ड ऑप्शन में देखिए तैयारी करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, लेकिन लास्ट में अनुप्रयोग भी है। ये क्वेश्चन कुछ हद तक आपको टेंशन देगा, कुछ हद तक आपको झंझट में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ तक भी ये सही है और ये भी इसमें लास्ट में सही है, यदि शुरुआत और लास्ट देखकर लगाया जाए, परंतु इन दोनों में फेरबदल है। आपको ये चारों के चारों पांचों याद होने चाहिए। जब हम इन्हें पांचों को याद करेंगे, पांचों हमें याद होंगे, तभी हम क्वेश्चन को ठीक प्रकार से लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि 2 को आप देखकर तुरंत काट सकते हैं, एक ये गया और एक ये गया, क्योंकि तैयारी के बाद प्रस्तुतिकरण आता है, इसमें सामान्यीकरण है, इसमें सामान्यीकरण है, और तैयारी के बाद आता प्रस्तुतिकरण। इन 2 ऑप्शनों में प्रस्तुतिकरण है, इनमें 2 में प्रस्तुतिकरण है। आप जब भी क्वेश्चन को हल करेंगे, 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनमें आप देखकर तुरंत काट सकते हैं, 2 में फाइट रहता है। आप उन 2 में कौन सा सही है ये चुनते हैं, आप सही लगाते हैं या गलत लगाते हैं, फिर ये आप पर निर्भर करता है। यदि आपने पढ़ाई की है, आपने कुछ तैयारी की है, तैयारी करते हैं, तो 100% आप 2 में से भी सही को चुन पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं चारों, ये तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण करना, तुलना करना, सामान्यीकरण करना और अनुप्रयोग करना। यदि आप इन
सबको याद करते हैं तो तीन भी, यदि तीन भी आप जानते हैं, शुरू के तीन भी और लास्ट में अनुप्रयोग होता है और तीन आपको याद है, एक बचा, एक अपने आप ठीक हो जाएगा। लास्ट वाले का पता है हमें, पहले वाले का तैयारी करना है और लास्ट में अनुप्रयोग है। आप दो तीन का कनेक्शन सही से बढ़ा लीजिए कि तीन का सिस्टम ये होता है, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सीटेट में भी बन चुका है, जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन सीटेट में बन चुका है। यूपी टेट में इनमें से हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है कि पंचपदी प्रणाली, हर्वट की पंचपदी प्रणाली के क्या चरण हैं, कितने चरण हैं, उनका क्रम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। कुछ ना कुछ जरूर आपसे इसमें से पूछा जाएगा। आगे हमारे पास बोध स्तर है। दूसरा नंबर जो है हमारे पास बोध स्तर है। आप इन्हें सही से पढ़ें, तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण करना, तुलना करना, सामान्यीकरण करना और अनुप्रयोग करना। यदि आप इन्हें सही से पढ़ सकते हैं तो आपको कभी भी ये गलत आपका क्वेश्चन नहीं होगा। आज मैंने रॉबर्ट गैले को लिया था, जिसमें मैंने इनके संबंध में बात की। आगे अभी और भी स्तर हैं, उन्हें भी लेंगे, दोनों को, चिंतन स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर को। रॉबर्ट गैले अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रॉबर्ट गैले की पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है जो कई बार पूछी जा चुकी है। रॉबर्ट गैले की ये पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के नाम से ये आती है, पिछले बार भी आ चुकी है पेपर में ये। मैंने आपको फिर इसमें एक पॉइंट भी लिखवाया था कि शिक्षण के 9 चरण दिए हैं और मैंने उसमें लिखवाया था ध्यान आकर्षित करना है, उद्दीपक प्रस्तुत करना है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। ये सब मैंने आपको 9 चरण इस प्रकार से लिखवाए हैं। इन्होंने अधिगम सोपानकी के सिद्धांत या अधिगम सोपानकी के 8 चरण दिए। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण के कितने सूत्र हैं जो गैले द्वारा दिए गए हैं, शिक्षण के कितने चरण हैं, 9 चरण हैं। अधिगम सोपानकी के कितने चरण हैं, अधिगम सोपानकी में 8 चरण हैं। उसका लास्ट चरण क्या है, तो उसमें लास्ट चरण जो होता है वो सीखे गए ज्ञान को, इस तरह से अभी मैंने लिखा था आपको, लास्ट का जो चरण होता है उसमें लास्ट का चरण लिखा था समस्या समाधान, उस सीखे गए ज्ञान को स्थायी बनाना या स्थिर बनाना, ये शिक्षण के 9 सूत्रों में था, 9 सिद्धांतों में था। लास्ट का था समस्या समाधान, समस्या का समाधान करना। इस तरह से आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर पर श्रृंखलाधिगम था। इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमने शिक्षण के स्तर लिए कि किसी भी प्रकार के शिक्षण को के लिए 3 स्तर होते हैं, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, जिसमें जिनका जो नामकरण है, इनका नामकरण पॉलिंग बिंगी ने किया था। ये भी मैंने लिखा है, कई बार पूछा गया कि शिक्षण स्तर के चरणों का नामकरण किसने किया, कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, और नामकरण किसने किया, पॉलिंग बिंग ने किया था। और क्या क्या स्तर हैं इनका, इनके स्तरों में क्या क्या चरण हैं, कितने चरण हैं, इसमें 5 चरण हैं, कौन से चरण हैं, इनका क्रम क्या है, मैंने अभी भी क्वेश्चन बनाकर लिखवाया है कि इनका चरण क्रम क्या होता है। और यहाँ से ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से नंबर पर आता है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें इसे पंचपदी प्रणाली क्यों कहा जाता है, किसकी पंचपदी प्रणाली कहा जाता है, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया इसमें। इनके क्रम में यह पूछा जाता है कि कौन से शिक्षण स्तर, ये जो स्मृति स्तर है शिक्षण का, शिक्षण के जो 3 स्तर हैं, इनमें से कौन से 2 स्तर समान होते हैं। प्रस्तुतिकरण बोध स्तर और स्मृति स्तर में बराबर होता है, दोनों में समान होता है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा दोनों में समान चरण होता है, तो समान प्रस्तुतिकरण होता है, मैं अभी आगे लिखाऊंगा। और आप हमें कमेंट करके बताएं हमारी क्लास कैसी लगी आपको। जो भी कोई त्रुटि रहे आप उसके लिए कमेंट करें। हम ये डेमो क्लास चला रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी हमारे यहाँ पर चलते हैं, उनकी भी सुविधा है, यूपी टेट, एसटेट, यूपी पुलिस के लिए। आप जो भी बहन भाई इच्छुक है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो हमारा संपर्क सूत्र स्क्रीन पर दिया गया है, इसके द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। जो हम ये पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही लाइन से बनता है, आप पेपर उठाकर देख लीजिए। जो ज्ञानी से क्वेश्चन मैंने आज ये पढ़ाया है, या कल मैंने साइकोलॉजी का इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ाया था, आप हमारी क्लास को पढ़कर और आप पेपर में जाकर देखिए उसमें से कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं।
हर बार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, आप खुद ही स्वयं आकलन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।